नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी भोपाल की उस गली से शुरू होती है जहां एक औरत अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का सपना देख रही थी। उसका नाम था अलका। एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, लेकिन अंदर से टूटी हुई। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और सिर्फ 1 साल में उसका रिश्ता तलाक की दहलीज तक पहुंच गया। उसके बाद जैसे जिंदगी रुक सी गई थी। हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त वह अकेलेपन की खामोशी से लड़ती, खुद से बातें करती और सोचती कि क्या उसके लिए भी कोई न्यू बिगनिंग बाकी है। फिर एक दिन उसने ठान लिया, अब बस। उसने अपने फोन में मैट्रिमोनियल साइट खोली और प्रोफाइल स्क्रॉल करने लगी। तभी उसकी नजर एक नाम पर अटक गई, अविनाश प्रजापति। भोपाल का ही रहने वाला, 36 साल का, तलाकशुदा और स्टील बिजनेस में। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ओनर ऑफ धनलक्ष्मी स्टील फैक्ट्री, छत्तीसगढ़। प्रोफाइल देखकर अलका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तस्वीर में अविनाश के चेहरे पर एक अलग ही चार्म था, कॉन्फिडेंट, मैच्योर और एक ट्रस्टवर्दी वाइब। अलका ने सोचा, शायद यही वो इंसान है जो उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर सकता है। दिसंबर 2024 की एक सुबह अलका ने हिम्मत जुटाई और अविनाश को कॉल कर दिया। फोन की दूसरी तरफ से एक सॉफ्ट सी आवाज आई। हेलो, अलका ने कहा। मैं अलका बोल रही हूं। आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर देखी थी। आपसे मिलने की इच्छा थी। फोन के उस पार जैसे किसी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने भी आपका बायोडेटा देखा है। आप कभी मेरे घर आइए, बैठकर बात करते हैं। अगले ही दिन 6 दिसंबर 2024 को अलका अविनाश के घर पहुंची। भोपाल की एक नई कॉलोनी, प्रतीक गार्डन। वहां अभी मुश्किल से 20 से 25 मकान ही बने थे। सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो एक बेहद सजी संवरी महिला सामने थी, गौरी, ग्रेसफुल और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लिए हुए। महिला ने मुस्कुराकर कहा, आइए बिटिया, अंदर आइए। थोड़ी ही देर में अविनाश भी आ गया। वो हल्के नीले शर्ट में था और मुस्कुराते हुए बोला, अलका, ये मेरी मम्मी हैं, चंद्रिका पालीवाल। अलका ने हैरानी से चंद्रिका को देखा और बोल पड़ी, आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि अविनाश की मां हैं। व्हाट्स योर सीक्रेट? चंद्रिका हंस पड़ी। बिटिया, जब बेटा इतना केयरिंग हो तो मां भी जवान बनी रहती है। तीनों हंसी मजाक करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे। चाय और नाश्ता हुआ। बातों बातों में माहौल इतना फ्रेंडली हो गया कि अलका को लगा जैसे वो इस घर की एक हिस्सा बन चुकी है। चंद्रिका बोली, तुम भी अब हां कर दो बेटा। अविनाश जैसा लड़का रोज रोज नहीं मिलता। तुम्हें अपनी आंखों पर बिठाकर रखेगा। अलका के गाल लाल हो गए। वो सिर झुकाकर मुस्कुरा दी। तभी चंद्रिका ने कहा, मैं खाना तैयार कर लेती हूं, तुम दोनों अंदर जाकर बात कर लो। कमरे में कदम रखते ही अलका की नजरें दीवारों पर घूम गईं। हर चीज इतनी सलीके से सजी थी, सफेद बेडशीट, हल्की महक वाले परफ्यूम की खुशबू और एक सुकून भरा माहौल। अलका को लगा जैसे वह किसी परफेक्ट इंसान के घर में आई हो। दोनों पास पास बेड पर बैठ गए। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड जरूर था, लेकिन हवा में कुछ नर्म सा एहसास भी तैर रहा था। अविनाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अलका, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम हां कह दो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की रानी बना दूंगा। अलका ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोली, आप भी कम हैंडसम नहीं हो अविनाश। आपकी बातें सुनकर भरोसा होता है कि शायद इस बार मेरा दिल सही इंसान पर आया है। उसकी मुस्कान में एक हल्की सी झिझक थी, पर आंखों में उम्मीद झलक रही थी। फिर अचानक अविनाश ने कहा, आई लव यू अलका। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आंखों की मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया है। इतना कहकर उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। अलका की आंखें नम हो गईं। वो बोली, मुझे डर है अविनाश, कहीं फिर से कोई धोखा ना हो जाए। पहली शादी का दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ। अविनाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो अलका, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। उसके लहजे की नरमी जैसे किसी गहरी जादू की तरह अलका के दिल में उतर गई और फिर उसने धीरे से उसके माथे पर एक चुंबन दे दिया। उस पल जैसे वक्त ठहर गया था। अलका को लगा जैसे उसका दर्द, उसका अकेलापन
सब उसी एक स्पर्श में पिघल गया हो। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। अविनाश की बाहों ने उसे कसकर थाम लिया और वो उस पल में पूरी तरह खो गई। बाहर सन्नाटा था और कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो अलका ने अपने बाल और कपड़े ठीक किए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और बाथरूम की ओर चली गई। शायद वो खुद से कहना चाहती थी, फाइनली समवन लव्स मी फॉर रियल। लेकिन दोस्तों, यहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उस दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक जाल की शुरुआत थी। उसके बाद अलका और अविनाश की मुलाकातें लगातार होने लगीं। हर बार अविनाश के मीठे शब्द, उसका केयरिंग नेचर और उसकी आंखों की कोमलता अलका को और गहराई में खींचती चली गई। वो अब आंख मूंद कर उस पर भरोसा करने लगी थी। उसे लगता था कि यही उसका सच्चा हमसफर है। एक दिन मुलाकात के दौरान जब दोनों बात कर रहे थे तो अलका ने कहा, अविनाश, अब तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके हैं, कई महीने साथ गुजार चुके हैं, तो क्यों ना अब शादी कर ली जाए। ये सुनकर अविनाश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हां अलका, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाना है। धनलक्ष्मी स्टील फैक्ट्री में कुछ नई मशीनें लगानी हैं। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मैं जल्दी सब ठीक कर लूंगा और फिर शादी भी जल्दी कर लेंगे। कुछ ही महीनों में करोड़ों का मुनाफा होगा। अविनाश की बातें इतनी सच्ची और भरोसेमंद लगीं कि अलका ने बिना दो बार सोचे अपनी पूरी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। करीब 40 लाख रुपए नकद और 5 लाख के गहने। उसने सब कुछ उस आदमी को दे दिया जिसे वो अपना हमसफर समझ बैठी थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब अलका ने शादी की बात फिर से छेड़ी तो अविनाश का चेहरा बदल गया। वो ठंडे लहजे में बोला, अभी शादी का वक्त नहीं है। अलका ने हैरान होकर कहा, लेकिन तुमने तो कहा था। अविनाश ने उसकी बात बीच में काट दी, कहा था, लेकिन अब मुमकिन नहीं। यह सुनकर अलका का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया वही अब उसे धोखा दे रहा है। मगर असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि जिस महिला को वो अब तक अविनाश की मां समझती थी, वो दरअसल उसकी दूसरी पत्नी थी, चंद्रिका पालीवाल। अब अलका का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने पैसे और गहनों की वापसी की मांग की, लेकिन अविनाश का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता बनाया था, अब कोई हक नहीं बनता मुझसे पैसे मांगने का। फिर उसकी आवाज में डर पैदा करने वाली धमकी आ गई। वैसे तुम्हारे और मेरे बीच जो हुआ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी वाइफ चंद्रिका के मोबाइल में है। अगर दोबारा पैसे मांगे तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इतना सुनते ही अलका के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वो घर से बाहर निकली, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत जुटाई और फिर से अपने पैसे मांगने अविनाश के घर गई। लेकिन जैसे ही वो प्रतीक गार्डन कॉलोनी पहुंची, उसने देखा कि एक लड़की अविनाश के घर से बाहर निकल रही है। वो रुक गई। उस लड़की के चेहरे पर बेचैनी थी। अलका को शक हुआ। वो चुपचाप उस लड़की के पीछे चल दी। लड़की कॉलोनी से बाहर निकली और एक सुनसान गली में ऑटो का इंतजार करने लगी। अलका ने पास जाकर कहा, बहन, जरा एक बात पूछूं? लड़की थोड़ी घबराई, बोली, जी, आप? अलका ने हल्के स्वर में कहा, मैं भी अविनाश को जानती हूं। इतना सुनते ही लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। पहले तो वो कुछ छुपाने की कोशिश करती रही, बस औपचारिक बातें करती रही। लेकिन जब अलका ने अपना दर्द और कहानी सुनाई तो वो अचानक रो पड़ी। उसने कहा, दीदी, मेरा नाम मानसी है। मैं भोपाल के अशोका गार्डन में रहती हूं। मैं भी अविनाश को शादी के लिए जानती थी। उसने मुझसे भी प्यार का नाटक किया और मेरे साथ कई बार रिश्ता बनाया। फिर कहा कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अलका ने हड़बड़ाकर पूछा, उसने तुमसे भी पैसे लिए? मानसी बोली, हां दीदी, 40 लाख रुपए, और कहा था कुछ ही हफ्तों में दोगुना करके लौट आएगा। लेकिन जब पैसे वापस मांगे तो धमकी देने लगा कि अगर ज्यादा दबाव डाला तो हमारे बीच के रिश्ते की वीडियो वायरल कर देगा। दोनों ने उसी वक्त फैसला कर लिया, अब ये लड़ाई पुलिस स्टेशन तक जाएगी।
2 सितंबर 2025 की शाम दोनों सीधे भोपाल के एसीपी ऑफिस पहुंची। सामने बैठे थे एसीपी डॉक्टर रजनीश कश्यप, सख्त लेकिन ईमानदार अफसर। उन्होंने दोनों को ध्यान से सुना। अलका ने एक एक बात बताई, कैसे अविनाश ने पहले प्यार का नाटक किया, फिर बिजनेस के नाम पर पैसे लिए और अंत में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मानसी ने भी सब कुछ बताया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, गुस्सा था। एसीपी ने दोनों को समझाया, आप लोग बाग सेवनिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराइए ताकि हम तुरंत कार्रवाई शुरू कर सकें। उसी रात दोनों वहां पहुंची और टीआई अमित सोनी को पूरी बात बताई। दोनों के बयान महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में लिए गए। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने प्रतीक गार्डन कॉलोनी में अविनाश के घर पर दबिश दी और कुछ ही देर में वो शख्स जो अब तक भोपाल की औरतों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रहा था, पुलिस की गिरफ्त में था। हालांकि उसकी दूसरी पत्नी चंद्रिका वहां नहीं मिली। वो अपने 5 साल के बेटे को लेकर पहले ही फरार हो चुकी थी। जब अविनाश को थाने लाया गया तो पहले तो उसने सब कुछ नकारा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सबूतों का ढेर उसके सामने रखा, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल चैट्स और उसकी नकली मैट्रिमोनियल प्रोफाइल, उसकी अकड़ टूट गई। पूछताछ में उसने कबूल कर लिया कि उसने दोनों महिलाओं से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर पैसे हड़पे। उसने बताया कि उसने मैट्रिमोनी साइट पर अपनी प्रोफाइल में खुद को तलाकशुदा और सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी स्टील बताया था, जबकि हकीकत ये थी कि वो पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। जांच में पता चला कि अविनाश और उसकी पत्नी चंद्रिका ने मिलकर एक नकली फाइनेंस कंपनी खोली थी। दोनों लोगों से निवेश कराने, ऐप बनाने और सरिया बेचने के नाम पर ठगी करते थे। इसी बहाने उन्होंने अब तक करीब 85 लाख रुपए हड़प लिए थे, जो ज्यादातर रकम चंद्रिका पालीवाल के बैंक खाते में जमा कराई गई थी। चंद्रिका पालीवाल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की रहने वाली, भोपाल के पास मिसरोद इलाके की एक जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल, यही उसकी पहचान थी। एक दिन शोरूम में हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत कर रही थी। तभी वहां एक हैंडसम आदमी दाखिल हुआ। नाम था अविनाश। उसने बड़े स्टाइल से कहा, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो क्लासी भी हो और सेफ भी। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, हमारे पास आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने वाले ऑप्शंस हैं। दोनों टेबल पर बैठ गए। बातें शुरू हुई कार से, लेकिन खत्म हुई मुस्कुराहटों पर। अविनाश कार के फीचर्स तो सुन रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार चंद्रिका पर ठहर जातीं। उसे जैसे उसकी बातों से ज्यादा उसकी आंखों में दिलचस्पी थी। जब वह जाने लगा तो कैजुअली बोला, मैं जल्द ही कार लूंगा, आपकी कार्ड दे दीजिए। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया, और यही थी वो मोमेंट जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा बदल दी। इसके बाद रोज फोन कॉल्स, चैट्स और छोटे छोटे मीठे जेस्चर्स ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। ये कॉन्वर्सेशंस अब सिर्फ कार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि दिल के सीक्रेट्स तक पहुंच चुकी थीं। धीरे धीरे ये रिश्ता फ्रेंडशिप से निकलकर प्योर लव में बदल गया। कुछ ही महीनों में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। 24 अप्रैल 2023 तारीख वही थी जब चिड़गांव थाना, झांसी में एक ऐसा केस दर्ज हुआ जिसने सबको चौंका दिया। 3 लोगों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज हुआ, और ये 3 नाम थे अविनाश प्रजापति, उसका भाई सूरज और उसकी पत्नी चंद्रिका पालीवाल। पुलिस ने कुछ ही दिनों में तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इन तीनों की मुलाकात जेल में हुई एक ऐसे आदमी से जो खुद अपने आप में विवादों का बवंडर था। नाम था मिर्ची बाबा उर्फ रामेश्वर सिंह। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पता चला कि चंद्रिका पालीवाल का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही था। वह सिर्फ एक साधारण सेल्स गर्ल नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया तक अपने कॉन्टैक्ट्स फैला रखे थे। साल 2023 में ही उसने सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा के लिए
प्रपोजर के रूप में नॉमिनेशन दाखिल किया था। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में आज भी उसके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। उसकी पहुंच कई बड़े नेताओं तक थी और इसी पॉलिटिकल नेटवर्क के दम पर वह निडर होकर अपने क्राइम्स को अंजाम देती रही। इतना कि किसी को शक तक नहीं होता था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे इतनी डार्क प्लानिंग छिपी है। दूसरी ओर अविनाश की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने परिवार की मर्जी से पहली शादी की, लेकिन शादी कुछ ही महीनों में टूट गई। तलाक के बाद जब वह इमोशनली और फाइनेंशियली कमजोर था, तब उसकी जिंदगी में चंद्रिका की एंट्री हुई और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक डेंजरस टर्न लिया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे अविनाश का बिजनेस डूबने लगा, पैसे की तंगी बढ़ती गई। तभी चंद्रिका ने एक आइडिया दिया, एक ऐसा रास्ता जिससे जल्दी पैसा आ सकता था। उस रास्ते का नाम था ऑनलाइन फ्रॉड। 2023 से दोनों ने मिलकर मैट्रिमोनी साइट्स पर फेक प्रोफाइल बनाना शुरू किया। ये प्रोफाइल इतनी रियल लगती थीं कि कोई भी लड़की भरोसा कर ले। उनका टारगेट था तलाकशुदा और विधवा महिलाएं जो इमोशनल तौर पर कमजोर थीं और कंपेनियनशिप की तलाश में थीं। शुरुआती ठगी सिर्फ पैसों तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे क्राइम भी डेंजरस होता गया। अब ये फ्रॉड सिर्फ मनी स्कैम नहीं रहा, ये बदल चुका था इमोशनल मैनिपुलेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेल के डेडली कॉम्बो में। और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी चंद्रिका पालीवाल। अविनाश उसके इशारों पर चलता था, जैसे एक पपेट। वो वही करता जो चंद्रिका चाहती। पुलिस ने जब अविनाश को गिरफ्तार किया और उसकी फाइल खोली, तो एक के बाद एक केस निकलते गए। अलग अलग राज्यों और थानों में उसके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज थे। 2016 में पहली पत्नी ने नरसिंहपुर के सुतला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। फिर 2022 में सागर जिले के आगासोद थाना, गबन और जालसाजी का केस। उसी साल टिमरनी थाना, हरदास, धमकाने और चीटिंग का केस। चौथा केस सागर की कोतवाली में, पांचवां सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना, दोनों में गबन और धोखाधड़ी की धाराएं। छठवां केस 2018 में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, फेक डॉक्यूमेंट्स और फॉर्जरी के आरोपों के साथ। इसके अलावा बैतूल जिले की जेएमएफसी कोर्ट में भी 13,61,000 रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। जब पुलिस ने अविनाश को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की, तो सारी सच्चाई सामने आ गई। उसने खुलकर स्वीकार किया कि यह पूरा प्लान उसकी पत्नी चंद्रिका का था। चंद्रिका ने उसे समझाया था कि वे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को शादी का लालच देकर उनसे संबंध बनाएंगे और फिर उन रिश्तों का इंटीमेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि चंद्रिका का ठोस मानना था कि वायरल होने के डर से कोई भी महिला शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। यही कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी धीरे धीरे एक पैटर्न बन गया। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फेक प्रोफाइल्स, इमोशनली वल्नरेबल महिलाओं को टारगेट करना, खासकर जिनमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी और जो नई कंपेनियनशिप की तलाश में थीं, उनके साथ ट्रस्ट बनाकर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फिर थ्रेट्स और ब्लैकमेल। अलका और मानसी जैसी पीड़िताओं के अलावा कई और महिलाओं की शिकायतें अब पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं और हर शिकायत एक ही बात कहती है, भरोसा तोड़ा गया, जिंदगी तबाह हुई और शेम ने आवाज दबा दी। बाग सेवनिया थाना ने अविनाश की रिमांड 13 सितंबर से पहले खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशियल कस्टडी भेज दिया और पुलिस ने चंद्रिका की गिरफ्तारी के लिए वारंट मांगना शुरू कर दिया। केस की नेचर इतनी गंभीर थी कि आरोपी दंपति पर बलात्कार, आपराधिक धमकी, आईटी एक्ट और जालसाजी समेत कई धाराएं लगाई गईं। जांच के दौरान अविनाश की लंबी आपराधिक हिस्ट्री भी उजागर हुई, पर इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड वही चंद्रिका निकली जिसने प्यार को वेपन बना लिया था। चंद्रिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, अपनी लैविश लाइफ दिखाती, 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन जैसे ही मामला पब्लिक हुआ, वह अचानक गायब थी। उसके अकाउंट साइलेंट रहे और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में लगी हुई है। यह होल एपिसोड सिर्फ एक क्रिमिनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। ऑनलाइन प्यार
या किसी भी फाइनेंशियल स्कीम पर ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक साबित हो सकता है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर मिले अनजान प्रोफाइल्स की पूरी वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक और स्मॉल रेड फ्लैग्स पर गौर करना अब जरूरी बन गया है। कहानी का यही सबसे बड़ा लेसन है। दिखावे की चमक के पीछे जब भी कुछ शेडी लगे तो सवाल पूछो, वरना उससे निकले हुए जले हुए लोगों की कहानी वायरल होने तक तुम्हें शर्म और सन्नाटा दोनों दिखा सकती है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।